सबसे पहले मैं मान्यवर मनीष सिन्हा जी को, जो सेक्रेटरी हैं इंडिया पॉजिटिव के, उनको मैं पॉजिटिव धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सारे युग प्रवर्तक और धरती के जो नेता हैं उनको एक साथ मिलाने का काम इस हॉल में किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दिनकर ने लिखा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित बल क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, वही धरती का नेता है। इतने धरती के नेताओं को मैं इस मंच से प्रणाम करना चाहता हूं। जो आपने जो एक संकल्प लिया है इस बिहार को बदलने का, इसके लिए मैं आपका इस सभागार में अभिवादन करना चाहता हूं, आपको नमन करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, जो लगातार बेतिया से पश्चिमी चंपारण से लगातार सांसद हैं और हमारे पार्टी के कप्तान हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी ने कई नए आयाम को तय किया है। मैं आपका भी इस मंच पर अभिनंदन करना चाहता हूं। और बिहार के नाम को बॉलीवुड में स्थापित करने वाली बहन नीतू चंद्रा श्रीवास्तव का भी इस मंच पर अभिवादन करते हैं। मान्यवर बॉलीवुड अभिनेता क्रांति प्रकाश झा जी का भी इस मंच से मैं अभिवादन करता हूं। और हमारे मित्र, युवाओं के आइकॉन और अच्छे बिजनेसमैन और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, लेकिन अभूतपूर्व विधायक, ऐसे मान्यवर मनोज शर्मा जी का भी मैं इस मंच पर अभिवादन करता हूं। और जो अपने BIA के चेयरमैन हैं मान्यवर अरुण अग्रवाल जी, मैं उनका भी इस मंच पर अभिवादन करता हूं। श्रीमान मेजर जनरल इंदिरा बलान जी का मैं अभिवादन करते हुए अभिभूत हूँ इस मंच से। हमारे यहाँ NSDC की टीम यहाँ आई हुई है, BSDM की टीम है, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। और जिनकी बानी सुनकर आप सभी लोग यहाँ आह्लादित हो रहे थे, ऐसे हरजेश शशि को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। और इस मंच पर जो दाईं ओर खड़े लोग हैं, मैं आपका भी अभिवादन करता हूँ। और आप सभी धरती के जो इस बिहार को बदलने की जो सूरत सीरत लेकर इस सभागार में रजिस्ट्रेशन कराकर जो लोग आए हैं, मैं पुनः एक बार आप सभी को प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं। मित्रों, ये बात तो कि बिहार को बदलना है, इस संकल्प के साथ काम करते हुए आप सभी लोग यहाँ आए हैं। और सभी लोगों को पता है कि पिछले 7-8 वर्षों में इस बिहार ने कई नए आयाम को तय किया है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की बात अगर मैं करूं तो पूरे देश के अंदर जो स्टार्टअप्स के रूप में नए लोगों ने जो नई पारी की शुरुआत की है, आज देश के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था को कायम करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां 13-14 में इस पूरे देश में केवल 4000 पेटेंट हुआ था, आज 21-22 में इस देश ने 28,000 पेटेंट अपने नाम किया है। वो आप सभी लोगों की बदौलत किया है, स्टार्टअप की बदौलत किया है। अगर 13-14 को हम जानने का प्रयास करेंगे तो 13-14 में इस देश में जहां 70,000 ब्रांड रजिस्ट्रेशन का काम किया, आज स्टार्टअप की बदौलत 21-22 में यह देश 4.5 लाख से अधिक नए ब्रांड रजिस्ट्रेशन का काम किया है। ये बता रहा है कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत का आगाज शानदार और जानदार तरीके से हो रहा है। और कुछ लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होगी, तो कुछ लोग बड़ा अचंभित हो जाते हैं। जिनको अर्थव्यवस्था और आर्थिक बात समझ में नहीं आती है, वो भी कई बार मीडिया के सामने आके कुछ का कुछ बोल देते हैं। अपितु मैं आज उन विषयों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं साफ शब्दों में एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जिस MSME को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन से प्रमोट किया, दिल से प्रमोट किया, आपको जानकर अच्छा लगेगा
कि देश के टोटल अर्थव्यवस्था में 20% हिस्सेदारी आज एमएसएमई का है। और मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस दिन एमएसएमई इस देश के 50% अर्थव्यवस्था पे काबिज हो जाएगा, यह देश $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करके ही रहेगा। इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। और ये सब सकारात्मक काम लगातार आपके सहयोग से हो रहा है। अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, हमको तो श्रम संसाधन विभाग इन्होंने दिया और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले तो श्रम संसाधन कई बार लोगों को मिलता था तो थोड़ी देर के लिए उनका मन भारी हो जाता था, लेकिन जब श्रमिकों का विभाग मुझे मिला और मुझे पता चला कि इसके अंदर प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी विभाग कौशल डेवलपमेंट चल रहा है, तो 2 कारण से मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। पहला ये कि मुझे देश के लचड़े पिछड़े भाइयों की, बिहार के लचड़े पिछड़े श्रमिक भाइयों का सेवा करने का अवसर मिलेगा, और दूसरा क्यों कि बिहार के युवाओं को कौशल युक्त बनाने का अवसर भी इस विभाग के कारण मिलेगा। मैं अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार कौशल के क्षेत्र में कोविड के बावजूद वो काम कर रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि कौशल के क्षेत्र में बिहार ने एक अद्भुत आयाम तय किया है। और कर्नाटक के बाद पहली बार बिहार के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए आईटीआई के अंदर इंडस्ट्री 4.0, जिसमें 23 नए प्रकार का ट्रेड हम पढ़ाएंगे, उसकी शुरुआत बिहार ने टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से की है। ये अद्भुत काम बिहार के अंदर हुआ है और बिहार के सभी 149 आईटीआई को हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, और उसमें 23 प्रकार के नए ट्रेड, थिंक ऑफ इंटरनेट, आईओटी से लेकर के 3D से लेकर के ड्रोन तकनीक से लेकर के सभी प्रकार के नए ट्रेड पढ़ाएंगे, जिसमें युवाओं को सीधा सीधा रोजगार मिलेगा। जहां रोजगार की प्रचुरता होगी, रोजगार ज़्यादा है और प्रशिक्षित लोग कम हैं, बिहार उस दिशा में भी सकारात्मक कदम उठा रहा है। और हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से 5000 करोड़ से अधिक राशि पहली बार किसी टेक्निकल संस्था में इन्वेस्ट करने का काम इस बिहार ने किया है। मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूं, जो एक नए इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री 4.0 है, जो नए तकनीक आ रहे हैं, उस तकनीक के लिए नए रास्ते खोलने का, नए संगठित मजदूरों को, नए संगठित प्रशिक्षित लोगों को खड़ा करने का काम बिहार करेगा। इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बिहार की सरकार ने उठाई है, जो मैं इस मंच से आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता था। और आईटी के क्षेत्र में आप सभी लोगों की क्या क्या हो रहा है, अभी मैं बैठा था तो बलान साहब, मेजर जनरल साहब भी मुझसे कह रहे थे, आईटी एक नया आयाम खड़ा करने वाला है बिहार के अंदर। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर बहुत जल्द हम लोग 2 वर्ल्ड क्लास का आईटी टावर बनाने जा रहे हैं। सिटी हट में, जिसको डाक बंगला आप लोग कहते हैं, पटना का सिटी हट है, वहां 2 आईटी टावर, विश्व स्तरीय आईटी टावर बनाने जा रहे हैं, जिसका रास्ता साफ हो गया है। और आने वाले दिनों में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो बिहटा के अंदर 25 एकड़ जमीन में आईटी पार्क बनाने की योजना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने बना लिया है। ये बात भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। और तीसरे चरण में जो हम लोगों ने विभाग का 2 साल का रोड मैप बनाया है, उसके तीसरे चरण में राजगीर में 200 एकड़ में आईटी सिटी बनाने की योजना भी बिहार के अंदर प्रस्तावित है। ये सब काम हम करने जा रहे हैं। इनक्यूबेशन हमारे लक्ष्य में शामिल है। लगातार इनक्यूबेशन के माध्यम से हम स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं बिहार के अंदर। अपितु मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तुलना में अभी हम स्टार्टअप्स में काफ़ी पीछे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए अगर जो फैसिलिटी इस समय बिहार की सरकार दे रही है, जो पॉलिसी 2016 में हम लोगों ने बनाया, उसके कारण बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स की दुनिया में बिहार के अंदर अब कदम रख रहे हैं। और शायद एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा कि पूरे देश के अंदर बिहार शायद पहला राज्य होगा जो स्कूली बच्चे के आइडिया को
स्टार्टअप में तब्दील करने के लिए भी एक योजना मैं प्लान कर रहा हूं, जिसको मैं लाने वाला हूं, जिसका नाम मुख्यमंत्री विद्या उद्यमी योजना होगा। और उसकी पूरी प्लानिंग कर लिया हूं कि कोई गरीब का बच्चा है, 8वां 9वां में पढ़ रहा है, कोडिंग सीख रहा है, किसी प्रकार का इंटेलिजेंट आइडिया उसके दिमाग में आता है, उसका गार्जियन सक्षम नहीं है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो किस प्रकार उस आइडिया को अनुदान दे करके फ्लोर पर लाएगी ये बिहार सरकार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग मुख्यमंत्री विद्या उद्यमी योजना के माध्यम से उसको भी करने जा रही है। स्टार्टअप के पहले आइडिया को स्टार्टअप में तब्दील करना, और जो इनक्यूबेशन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, बिहार के अंदर शानदार इनक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। आप सभी मित्रों को पता होगा कि 1 लाख स्क्वायर वर्ग फीट के अंदर अभी STPI का बड़ा सेंटर बिहार के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसका काम फाइनल स्टेज में है। जुलाई अगस्त तक बिहार के लोगों को, आप सभी लोगों को सौंपने का काम करेंगे। आपके बैठने के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपका जो समुचित प्रबंधन हो ऑफिस का, उसकी मुकम्मल व्यवस्था बिहार की सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से करने जा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में जो बिहार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग जो आगे 2 साल का जो रोड मैप बनाया है, उसको अगर पूरी तरीके से हम अगर ज़मीन पर उतारेंगे तो मुझे यकीन है कि बिहार IT के क्षेत्र में देश के अंदर प्रथम 3-4 राज्यों में आकर खड़ा हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मुझे एक बात बताते हुए, शशि जी आ गए, लगता है समय का थोड़ा सा, तो मैं बात को ख़त्म ही करना चाहता हूं। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज जो टेक्नोलॉजी का जो ज़माना है, आज हम लोगों को मालूम है कि आज खास दिवस पर मनीष जी हम लोगों को बिठाए हैं। 11 मई है आज, और देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ही के दिन पोखरण परीक्षण हुआ था 11 मई को, और 11 से 13 तक 5 पोखरण परीक्षण करके यह देश दुनिया की ताकत में शामिल हो गया था। और कुछ लोगों को मालूम होगा कि पहली बार अटल जी ने 16 मई 96 को शपथ ग्रहण लिया था एज ए प्रधानमंत्री, और उसके पहले जो प्रधानमंत्री जी थे, एक छोटा सा पुर्जा लिख के अटल जी के हाथ में दिया था, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि यह देश परमाणु संपन्न देश बने। और अटल जी ने कहा कि देश परमाणु संपन्न बनेगा, और केवल 13 दिन उस सत्ता में रहे थे, और 13 दिन में ही पोखरण परीक्षण की बुनियाद APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ मिलकर लिख दी गई थी, जो 11 मई 98 के दिन यह देश दुनिया को बताया, और अमेरिका के सभी खुफिया एजेंसी को धत्ता बताते हुए अपने को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में यह देश स्थापित किया। और मुझे आज इस दिन पर आप सभी लोग आज उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं मनीष जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी की उपस्थिति में। मैं आप इसके लिए भी साधुवाद आप सभी को देना चाहता हूं। और एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़े हैं, ये राष्ट्र कल्याण के लिए, इस देश कल्याण के लिए, आज कौशल पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं कई बार कहा हूं कि पूरे दुनिया में कौशल के पहले प्रणेता प्रभु श्री राम हुए। तो कई बार लोग चकित हो जाता है, भाई ये कैसे हो गए? तो जरा याद करिए कि उनको राजा दशरथ ने 14 वर्ष वनगमन का आदेश दिया था, और कहीं ये बात नहीं कही थी कि बेटा राम, अगर जंगल में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ जाए तो अयोध्या की चतुरंगी सेना की मदद मत लेना, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन स्वावलंबी राम, इसमें 2 बात सीखने का है कि कभी ये मत समझिए कि मेरे सर पे कौन खड़ा है, मेरा फोर्स कौन है। आपको स्वयं अपना फोर्स बनना है। ये प्रभु श्री राम ने उस युग में बताया, और अयोध्या की चतुरंगी सेना भाई भरत से नहीं मांगी थी। उन्होंने क्या किया, तो जो जंगल में बंदर थे, आदमी छोड़ दीजिए, जंगल के बंदरों को निपुण करके, और उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा को कौशल की बदौलत समुद्र पार करके उसके घर में जाकर परास्त करने का काम किए। कौशल में ये ताकत है, इसलिए कौशल डेवलपमेंट की दिशा में भी सकारात्मक कदम बढ़ाते रहिए। इस मंच से मैं ये भी कहने आया हूं, और अंतिम बात कहते हुए
कि ईश्वर जब आपको सामर्थ्यवान बना दे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। और तभी जब दुनिया में प्लेग फैला था तो स्वामी जी, जो आज पश्चिम बंगाल है, आज जो बांग्लादेश हो गया, वहां जाकर स्वामी होते हुए नालियों की सफाई किया था और लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करने की उन्होंने बात कही थी कि ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। मैं इस मंच से आप सभी को शुभकामना देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टअप से निकलकर, एमएसएमई से निकल कर देश के बड़े बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को स्थापित करें। ईश्वर आपकी मदद करें, ये शुभकामना मैं आप सभी को देना चाहता हूं। साथ में एक आग्रह करते हुए कि आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा में जरूर खर्च करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं इस मंच से आप सभी को एक बार कहते हुए कि आप सभी इस आदर्श को जरूर अपने जीवन में स्थापित करेंगे। शायद इस कथन के साथ कि हर जलन को मशाल करते रहो, हर आहटों से सवाल करते रहो, तेरी बेरुखी से न मर जाए कोई, कम से कम आदमी का ख्याल करते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी उपस्थित सज्जनों को, भगिनी जन को मैं पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का आभार।